तो कैसे हैं आप सभी बच्चों। मैं शुभम कुमार आपका अपने YouTube चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 2023 के संपूर्ण सिलेबस को लेकर के आए। 2023 में कौन से प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चनों का आज हम एनालिसिस करेंगे। तो आईटीईपी के 2026 के एग्जाम में जो 2023 का चीजें क्या आ सकता है उसको हम आज देखेंगे। 2023 में क्या क्या आया हुआ है इन पेपर को देखेंगे। लेकिन उसके पहले हमारे अब गुरु बैच 2.0 से जुड़ जाइए ताकि आपको सारी चीजें आसानी से आपके एक एप्लीकेशन पे मिल जाए, ताकि आपको यूट्यूब पे एक अलग अलग चैनल पे ना दौड़ना पड़े। ऐसे भी हमारे चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट्स की सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें हमारे एप्लीकेशन पे आपको क्या मिलेगा कि लाइव क्लासेस मिलेगा। जो हमारी क्लासेस चलेंगी वो लाइव चलेगी। दूसरा, हमारे यहाँ से रिकॉर्डेड क्लासेस तब तक रहेंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं। फिर तीसरा, क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लास नोट्स जो ये सारे पीडीएफ वगैरह बना देंगे, इन क्लास नोट्स को आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज वगैरह इनको प्रोवाइड किया जाएगा, इसके साथ ई बुक होगा। लेकिन टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, किसी बच्चे को आगे बढ़ने में टेस्ट सीरीज सबसे आगे बढ़ाता है। फिर इसके बाद 1 by 1 गाइडेंस होगा हमारे द्वारा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट करिए अपने, और एक बाय एक अपना सारी समस्याओं का समाधान दूर करिए। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमारे दिए गए फोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि 7309733765 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डाउनलोड करना हमारा एप्लीकेशन तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, जहां पे आपको प्रिस्टाइन क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो आइए, इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे जो एग्जाम में टोटल क्वेश्चन आने की संभावना होती है वो होती टोटल 28 क्वेश्चन, लेकिन करना आपको केवल रहता है मात्र 25 क्वेश्चन। इन 25 क्वेश्चन में बड़ा मजे की बात है कि एक क्वेश्चन आपने सही किया तो +4 मार्क्स लेकर के आएंगे। लेकिन बाय मिस्टेक किसी भी गलती से अगर कोई भी टॉपिक छूट जाता है, पढ़ने से चूक हो जाती है, तो एक माइनस मार्क्स भी लग जाएगा एक का। घबराना नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छा क्लास लेकर के आए हैं। आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मानव और भूमि, पीवाईक्यू हमारा 2023 का, इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि मानव और भूमि संबंधों का एक कच्चा अशोधित माप है। मानव और भूमि में क्या हो सकता है? आयु संरचना। कैसे भैया आयु संरचना? क्या बचपन से लेकर बुढ़ापे तक क्या भूमि से हमारा एक संबंध हो सकता है? नहीं। लिंगानुपात में नहीं हो सकता, लेकिन किसमें हो सकता है? जनसंख्या घनत्व में। जनसंख्या घनत्व का एक भूमि से जनसंख्या का लेना देना है मानवों का। ये निकलता कैसे जनसंख्या घनत्व, इसको देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व हमें निकालना होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? एक चीज, बस थोड़ा सा एक फॉर्मूला होता है कि पहले तो आपकी जो जनसंख्या, पूरी जनसंख्या जनसंख्या को भाग दे देंगे किससे? वहां के एरिया के मीटर स्क्वायर से आप उसको भाग दे दिए। जैसे कि अगर बात करें, या किलोमीटर स्क्वायर से भाग दे दीजिए तो पता चल जाता है, जिससे हम बात करेंगे संपूर्ण जनसंख्या वहां पे रहा होगा 20,000। कितना है? 20,000। और उस एरिया में अगर हम बात करते हैं कि कोई 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, इसे 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में जो संख्या पाई जाती है, जो जनसंख्या घनत्व पाया जाएगा, वो 200 लोगों का पाया जाएगा। कि यानी 1 किलोमीटर में 200 लोग निवास करते हैं। ये जनसंख्या निकालने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि मिलान सूची कीजिए कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं। देखते हैं पहला कि सूची दिया गया कि बंदरगाह का प्रकार दिया गया, उनके उदाहरण दिए गए। बंदरगाह का प्रकार दिया गया कि तेल बंदरगाह कौन सा होता है, पोर्ट ऑफ कॉल किसको कहते हैं, नौसेना बंदरगाह किसको कहते हैं, एट्रोपोर्ट बंदरगाह किसको कहते हैं। इनके लिए दिया गया जैसे होनोलुलु, रॉटरडैम, मार्काइबो, कारवार। इसमें सबसे आसान पहचानना होता है कि आप अपने सबसे इंडिया की चीजों को पहले पकड़ो। अगर इसमें दिया गया है कि इंडिया का कोई ना कोई एक दिया गया, तो पहले इंडिया की चीजों को पकड़ो। जैसे यहाँ पे नौसेना बंदरगाह की बात किया जाए तो नौसेना बंदरगाह होता है कारवार में। अब इसको अगर ढूंढना होगा कि हमें कैसे मिलेगा, कि सी का 4 वाला ऑप्शन है, बाकी किसका तो निकल जाएगा। देखिए सी का 4 किस में? पहले में सी का 4 नहीं, दूसरे में मिलता है। अब चेक कर लेते किसी और में मिलता है क्या। नहीं, यहाँ दूसरा मिला और यहाँ पे पहला मिला। अगर इसमें मिला तो दूसरा ऑप्शन सही है कि पहला, ये ए का तीसरा आता है कि ये कौन सा है, यहां पर मार्काइबो, कि तेल बंदरगाह कहां पाया गया? मार्काइबो में पाया गया। पोर्ट ऑफ कॉल की अगर बात किया जाए, बी का 1 पोर्ट ऑफ कॉल, ये हो गया होनोलुलु। फिर इसके बाद नौसेना बंदरगाह कारवार में पाया गया। एट्रोपोर्ट बंदरगाह की बात किया जाए तो एट्रोपोर्ट बंदरगाह हमारा जो पाया गया वो रॉटरडैम में पाया गया। ये यहां रॉटरडैम का एक प्रमुख बंदरगाह पाया है एट्रोडोम। ठीक है भैया।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के आयात संगठन में वस्तु समूह का प्रभुत्व क्या है? आयात का मतलब होता है इंपोर्ट, हम जो कर रहे हैं दूसरे जगह से अपने देशों में जो चीजों को इंपोर्ट करते हैं, मंगाते अदर कंट्री टू अवर कंट्री। तो यहां होता क्या है कि देखो खाद्य हमारे पास तो मिल जाता है भाई, खाद्य संबंधी उत्पाद वगैरह जो है हमारे यहाँ अच्छा है, खेती बाड़ी अच्छी हो जाती है हमारे यहाँ, तो उसको उतना मंगाना नहीं पड़ता। हाँ लेकिन अगर बात करें कि ईंधन की अगर बात कर लिया जाए, कोयला वगैरह की बात कर लिया जाए, तो इनको मंगाना पड़ता है। कि ईंधन में जैसे क्या क्या कोयला, POL, ये होता क्या POL? POL का मतलब होता है पेट्रोलियम, इसका मतलब होता है ऑयल, और इसका L का मतलब होता है लुब्रिकेंट, इसको बोलते हैं पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट। हमारे यहां क्या किया जाता है? इंपोर्ट किया जाता है अदर कंट्री से, क्योंकि इसकी कमी है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो दो ही जगह पेट्रोलियम निकलता है, या तो असम के डिगबोई में निकल जाएगा, या मुंबई में हाई में निकलता है, मुंबई हाई में। तो ये बड़ा कम मात्रा में निकलता है, इसलिए हमें इसको बाहर से मंगाना पड़ता है ईंधन वगैरह को। ठीक है, उर्वरक वगैरह उतना हमारे यहाँ आता तो है जरूर, लेकिन बाहर से उतना ज्यादा नहीं आता। कागज वगैरह ये सारी चीजें चाइना से मंगाते हैं हम, कागज का इंपोर्ट जो करते हैं वो चाइना ज्यादा करते हैं। फिर इसके बाद बात किया जाए नाइजीरिया में खड़े, नाइजीरिया एक देश है जहां पे खड़े बस्तियों के लिए अच्छी सुरक्षित स्थिति प्रदान करते हैं। ये कौन कौन है? तो ज्वालामुखी शंकु पहला दे रहा है, फिर दे रहा है इस इनसेलबर्ग, फिर बोल रहा है तटबंध, बोल रहा है घने पेड़। अब एक बात बताइए कि कोई एक एरिया है, ये एरिया एक है, इस एरिया के चारों ओर आपको सुरक्षा देना। आप एज एक भारतीय सोचो कि आपको नॉर्थ में इंडिया की भाई देखरेख करना है, तो नॉर्थ में आपको क्या मिलता है? पहाड़ मिलता है, उन पहाड़ों पे से इंडिया की देखरेख नीचे की ओर करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरीके से यहां पर भी नाइजीरिया में जो होता है उसके चारों ओर ये पहाड़े होने के कारण, ये पहाड़ होने के कारण इस पे देखभाल करना इसके बीच में ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसको बोलते इंसेलबर्ग। क्या बोलते भैया? इंसेलबर्ग, यानी कि ऑप्शन 2 के साथ हम चलेंगे। इंसेलबर्ग जो होता है वो उसकी देखरेख करने के लिए होता है। एक चीज और आपको समझाते हैं कि जो नाइजीरिया जो देश है वो अफ्रीका के इस पार्ट में आता है, जो अफ्रीका के ये पार्ट बनता है ऐसे, इस वाले पार्ट में ये नाइजीरिया ऐसे आता है। तो इस नाइजीरिया के पार्ट को अगर देखा जाए, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये है क्या? इसको देखिएगा कि नाइजीरिया का जो ये वाला पार्ट है इस तरीके से, इधर वाले पार्ट पे आपका समुद्री भाग मिलता है, ये वाला इधर वाले पार्ट पे आपको समुद्री भाग मिलता है। इस पार्ट के किनारे साइड में अगर आप देखोगे तो इसके नॉर्थ में जो एक कंट्री मिलता है उसको बोलते हैं नाइजर। इसके नॉर्थ में जो कंट्री मिलता है उसका नाम है नाइजर। यहां पे नाइजर पाया जाता है। फिर इसके इधर में अगर बात किया जाए, इस कंट्री इधर साइड में जो कंट्री पाई जाती है, ये बहुत बड़ा बन गया, छोटा सा होता है, बहुत ही मतलब पतले में है वो देश। इसको इसके इस एरिया में जो पाया जाता है इसको बोलते हैं बेनिन। इस देश का नाम है बेनिन। क्या नाम है? बेनिन। फिर अगर इसके इस वाले भाग में एक छोटे से पार्ट में एक देश और पाया जाता है जिसका नाम है चाड। फिर इस वाले पार्ट में इसका नाम है कैमरून। कैमरून करके इसका एक देश है, कैमरून। ठीक है, ये लूल या नून है, इसको देख लेना आप। ठीक है, ये एक देश का नाम है। इस नाइजर का जो अगर राजधानी की बात किया जाए, इस नाइजर देश की जो राजधानी है उसका नाम है अबुजा। ठीक भैया, ये नाइजीरिया का, ये नाइजर का नहीं, नाइजीरिया कंट्री का जो राजधानी है वो है अबुजा। ठीक, जान के भैया, ये देखो ये हमारा है अफ्रीका, ये जो हमारा कंटिनेंट है ये अफ्रीका है। इस अफ्रीका के इस वाले साइड में हमें यहां पे नाइजीरिया देखने को मिलता है, नाइजीरिया। अब ये बताओ 2023 में नाइजीरिया इंपॉर्टेंट क्यों बना? क्योंकि भैया वहां से हमारे लिए उधर साइड से हमें क्या मिला था? हमें वहां से लेपर्ड वगैरह मिले थे, नाइजीरिया के तो तेंदुए हम अपने यहां मंगाए, तो इसीलिए तो इंपॉर्टेंट बना। इस बात को आप समझिए कि 26 वाले एग्जाम में 25 का करंट अफेयर उठा लेना भाई, 26 का करंट अफेयर उठा लेना, जो इंपॉर्टेंट बन जाएगा वो इसके एग्जाम में आगे पूछ लेगा उस कंट्री के बारे में। जैसे अभी में क्या चल रहा है, रूस चल रहा है, यूक्रेन चल रहा है, अमेरिका चल रहा है, फिर इधर इजराइल चल रहा है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट कंट्री के रूप में आ रहे हैं, तो इनके बारे में आप पढ़ना ना भूलना। और हाँ, जब सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा तो कंट्री के बारे में धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट
करेंगे। आइए फिर देखते हैं कि भारत में जल उपकर अधिनियम, ठीक है भैया, वाटर सेस एक्ट जो हमारे यहाँ संविधान मतलब संसद द्वारा पारित किया गया, पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया है, ये कब हुआ? पार्लियामेंट में इसको जब पारित किया गया तो वह समय था 1977 में, 1977 में इसको पारित किया गया था वाटर सेस। ठीक है भैया, भारतीय संसद द्वारा, इंडियन पार्लियामेंट द्वारा, इंडिया के पार्लियामेंट द्वारा, ठीक है, इंडियाज नहीं हो जाएगा, इंडियन लिख लो भैया, अंग्रेजी थोड़ा सा बड़ा कमजोर है इसीलिए कहते हैं आप पढ़ लो। इंडियन पार्लियामेंट द्वारा 1977 में इसको पारित किया गया था। और ये कब हुआ था? 1977 में। ठीक है, क्या हुआ था कि वाटर सेस एक्ट, ठीक है, जिसको जल उपकर अधिनियम पारित किया गया ताकि इससे हमारे यहाँ जो औद्योगिक है, उद्योग वगैरह है, वो ज्यादा पानी का प्रयोग कर सके, उनको पानी अच्छे से दिया जा सके। अपने जल वितरण के लिए इसको लाया गया था कि ताकि किसी भी क्षेत्र में कहीं कम या कम बेसी का पानी का वो न हो, प्रावधान हो, हर जगह इक्वल हो। आइए, जानबिल मेला, जानबिल मेला ये वस्तु विनिमय व्यापार के में होता है। तो होता क्या है जानबिल मेला? तो दरौला, जगीरोड, रोलगढ़ सिद्धि या धरावी। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि विश्व का, एशिया का, सॉरी विश्व का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ झुंगी झोपड़ियों वाला जगह है, जिसको उसका जगह का नाम क्या है, वह धरावी था। क्लियर भैया? अब हम देखते हैं कि जॉनबिल मेला है क्या, इसके बारे में जानते हैं। जॉनबिल मेला क्या है? तो ये असम में होता है, असम में, असम राज्य में होता है। असम के जिला है, असम में एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट जो है उसका, वो उसका नाम है मोरीगांव। मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट है। इस मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में ये जॉनबिल मेले का आयोजन किया जाता है जागी रोड के पास। कहां पे होता है ये भैया? जगी रोड के पास, मोरीगांव में एक जगह है जिसका नाम है जगी रोड। इस जगी रोड के पास में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन का संबंध किससे है? इस मेले का संबंध किससे? इस मेले का संबंध है वहां के स्थानीय सांस्कृतिक चीजों से, स्थानीय सांस्कृतिक चीजों से इसका है, ताकि वहां के आसपास के जनजाति जो वहां की है वो आपस में वस्तुओं का लेन देन कर सके, आपस में लोगों से मिलजुल सके, इसलिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक, और चीजें देखिए कि यहां पर असम में ही ये किया जा रहा है सांस्कृतिक चीजें, तो ये यहां के मूल निवासियों के लिए ज्यादा प्रिफरेबल होता है। ठीक भैया? ने विकास के रूप में, मुख्य उद्देश्य के रूप में, स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा। हु सॉ एन इंक्रीज इन फ्रीडम एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। हु सॉ दी इट दिस इज वन, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने देखा कि विकास के मुख्य उद्देश्य के रूप में स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा। किसको देखा? इसने बोला कि हमारे केवल पैसे का ही चीजें वृद्धि नहीं करना चाहिए, बाकी इसके अलावा सामाजिक चीजें जो है उसमें भी वृद्धि होना चाहिए। तो ये हमें बोलने वाले थे अमर्त्य सेन, भारत से। ये अमर्त्य सेन भारत से हैं, अर्थशास्त्री भारत के नोबेल प्राइज विजेता भी हैं। इन्होंने बताया कि विकास के मुख्य उद्देश्य के रूप में स्वतंत्रता में वृद्धि भी देखा जाना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया, राजस्थान में डैश ने उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु सघन बस्तियों को अनिवार्य है। सघन बस्तियां होती जहां पे एक से ज्यादा जनसंख्या में, मतलब बहुत अधिक जनसंख्या में लोग रह रहे हैं। इन राजस्थान डैश 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 हैज नेसेसिएट कंपैक्ट सेटलमेंट फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एबिलिटी वाटर रिसोर्स, वेयर ये बोल रहा है कि राजस्थान में अधिक वाटर रिसोर्स का उपयोग कहां होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए? तो बोल रहा है कि उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। भैया क्या राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? नहीं पाई जाती। फिर बोल रहा है समाज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, क्या सोसाइटी बनाने में पानी का उपयोग करना है? नहीं।
फिर बोल रहा है भूभाग की खंडित प्रकृति, फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ द टेरेन। बोल रहा है कि भूभाग की खंडित प्रकृति में उसको क्या पानी डाल के अच्छे से उगाना नहीं, हमें जिसका यूज करना है स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की वहां जो कमी है इसको आगे बढ़ाना है, ठीक, पानी की कमी को कम करना, वहां पे आगे बढ़ाना है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वह सही है। फिर बोल रहा है कि ने डैश 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 ने वैश्विक संचार प्रणाली में वास्तव में क्रांति ला दी। कौन ला रहा है? जो ट्रूली रिवोल्यूशनाइज द ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? द ओनली थिंग यू हैव, विच वन? दिस वन, इंटरनेट। इंटरनेट का ही सहायता है, इंटरनेट ही आपको ऐसा प्रणाली दिया, सिस्टम प्रदान किया जिससे आप यहां तो बैठे हो, बैठने के साथ साथ यूएसए तक कांटेक्ट कर रहे हो। ठीक है भैया, आप एक देश से दूसरे देश के कोने में अपने मित्र को फोन लगा लिया, कॉल कर लिया, ठीक, इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट ही जो है कि विश्व में अगर वैश्विक संचार प्रणाली बोल रहा है कि ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि भाई एक बात बताओ, आपको मैंने फोन दिया, सिम दिया, फोन लगा लो अमेरिका, नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि आप में वो रिचार्ज नहीं है। लेकिन हाँ, जब इंटरनेट आया तो क्या हो गया कि आपको अब रिचार्ज कराने की आवश्यकता नहीं, वो कॉलिंग वाला। अब आपको क्या करना है? बस डाटा रिचार्ज कराओ, जिसके लिए आप डेली करते हो कॉल रिचार्जिंग वाला तो करते हो, तो उसके साथ डाटा भी हो जाता है। अब डाटा जब हो जाता है तो आप व्हाट्सएप पे कॉल कर लेते हो। व्हाट्सएप तो छोड़ो, अब आरआरटाई आ गया है, इंडियन ऐप है हमारा आरआरटाई, तो आरआरटाई के तहत आप अन्य देशों में उससे संपर्क कर लेते हो। तो आरआरटाई का प्रमोशन होना चाहिए और व्हाट्सएप वगैरह आप देश से जाने चाहिए। अपने स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र चीजों को अब लाएंगे। ने कहा, किसने कहा? कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं, किस टाइम में बात कर रहे हैं? फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में बात कर रहे हैं। द इंडियन रेलवे brought people of the diverse culture together to contribute to India's freedom struggle। बोल रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम टाइम में फ्रीडम फाइटिंग के टाइम में लोगों को ला करके एक साथ खड़ा करते हैं, विभिन्न लोगों को। क्यों? हमारे आप इंडिया में देखोगे कि नॉर्थ से अगर इधर से बात किया जाए, इंडिया के इधर वाले पार्ट से, तो इस वाले पार्ट में अगर देखोगे आप, ये लो भैया हमने बना दिया इंडिया। ये हमारा इंडिया बन के हो गया। यहां का कल्चर तो अलग है, यहां का कल्चर अलग है, यहां का कल्चर अलग है, बट रेलवे रिस्पॉन्सिबल इसके लिए कि रेलवे मान लो यहां से चलता है, इसको भी जोड़ता है, इसको भी जोड़ता है, इसको भी जोड़ता है। मतलब रेलवे ने हर जगह अपना ये जाल फैलाए रखा है। अब ये रेलवे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि रेलवे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ला करके जोड़ दिया। अब रेलवे एक जगह से दूसरी जगह लोगों को लाकर जोड़ दिया तो क्या हुआ भैया कि ये बोले कि ये रेलवे जो है विविध संस्कृति, विविध यहां पे दिया गया, विभिन्न संस्कृति के लोगों को एक साथ ला करके खड़ा किया। तो बोलने वाले हमारे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने बोला, बापू ने बोला कि ये अलग अलग संस्कृति के लोगों को, देश के अलग अलग कल्चर के लोगों को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने में लोगों में सहायता किया, जिससे लोग एक जगह की बात को दूसरी जगह पहुंचाने में सक्षम रहे। जैसे इसके लिए आप ये भी कह सकते हो कि जैसे कि 1913 जब हमारे यहाँ जब स्वतंत्रता संग्राम वगैरह चल रहा था, तो 1907 के समय में, अगर 1907-8 के समय में आप बात करोगे तो हमारे यहाँ जो कंट्री में चीजें चल रही थी, जैसे कि उस टाइम में वर्ल्ड वॉर तो 1914 के आसपास में हुआ, 1914 से 18 में। लेकिन उसके पहले में यहाँ पे 1907 में हमारे यहाँ एक हुआ करता था कांग्रेस। जो कांग्रेस था, ये कांग्रेस को उस टाइम में 3 बहुत बड़े नेता थे, लाल बाल पाल। अब ये थे कहां से? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये लोग कहां से थे? देश के अन्य कोने से। लाला लाजपत राय यहां लाहौर, बाल गंगाधर तिलक वेयर फ्रॉम दीज महाराष्ट्र, एंड बिपिन चंद्र पाल फ्रॉम वेयर? कोलकाता। अब बताओ ये तीन लोग जो हैं, ये तीन लोग कहां से है? ये देखो,
एक यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये ट्राइपॉड बन करके उस टाइम कांग्रेस पे चला रहे थे। इसमें सहायता कौन किया, वो करने वाला कौन है, इंडियन रेलवे ही तो है भाई। कौन है, इंडियन रेलवे। उसमें इसका योगदान इन्होंने बताया कि महात्मा गांधी ने इसको बताया। ठीक भैया, आइए नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रमुख हवाई अड्डों को दक्षिण से उत्तर में व्यवस्थित कीजिए। बोल रहा है कि उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है, सॉरी दक्षिण से उत्तर में, यानी कि साउथ टू नॉर्थ में करना है। तो देखते हैं भैया कौन कौन हो सकता है, नैरोबी, हरारे, मैड्रिड, लागोस। अब ये है कौन, पहले हरारे, हरारे सबसे दक्षिण में पड़ेगा, तो हरारे ये जिम्बाब्वे में है। कहां पर है, जिम्बाब्वे। हरारे कहां पे, जिम्बाब्वे में है। फिर इसके बाद बोल रहा है हमारे पास नैरोबी, केन्या में है ये। नैरोबी जो पड़ता है ये केन्या में पड़ता है। फिर इसके बाद आएगा कौन, हरारे हो गया, यानी कि हरारे हो गया पहले नंबर पे, ये पहला है, ये दूसरे नंबर पर है। तीसरे पे हमारा आएगा लागोस, ये लागोस, ये आपका पड़ता है लागोस, लागोस, लागोस नाइजीरिया, नाइजीरिया में शायद, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया न्यूजीलैंड में है लागोस। फिर इसके बाद ये तीन, ये चौथा नंबर, ये 3 में आ जाएगा, ये चौथा नंबर मैड्रिड। कौन आ गया, मैड्रिड। ठीक भैया, ये आ गया मैड्रिड। तो ये ऑप्शन नंबर 4 एकदम क्या रहा, सही रहा। ऑप्शन नंबर 4 हमें मिल रहा है यहां पर, बी पहले नंबर पे, ए दूसरे नंबर पे, डी तीसरे नंबर पे, सी चौथे नंबर पे। तो इसके साथ हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। क्लियर है भैया, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा कि नॉर्थ टू साउथ में आना पड़ेगा। ये सभी साउथ वाले हैं, ये सभी नॉर्थ वाले हैं। कहां वाले, ये नॉर्थ वाले पड़ते हैं। क्लियर है भैया, ये आपका पड़ता है नाइजीरिया में, लागोस जो है नाइजीरिया में। ठीक भैया, और ये सारी चीजें जो आपके पढ़ेंगे अफ्रीका वाले पार्ट के पार्ट हैं, अफ्रीकन कंट्री की ये चीजें, ये जो तीनों है ये अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन है। लेकिन ये वाला जो है ये यूरोपीय है, ये यूरोपियन कंट्री का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्थानांतरणशील कृषि। स्थानांतरणशील कृषि का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर के कृषि को करना होता है। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं किया जा सकता, जहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नॉट प्रैक्टिस्ड, कहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस नहीं होती है। इसमें 3 देश दिए गए जहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो होता है, कि यानी कि जब मौसम बदलता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पे, फिर वापस उसी स्थान पे, फिर वापस, ऐसे करते करते ये करते हैं। लेकिन पूछ रहे कहां नहीं हुआ है, तो यहां पे ध्यान देना बालको आप, कि नहीं शब्द का प्रयोग किया गया। तो नहीं का मतलब है कि इस बात को ध्यान देना है। एग्जाम टाइम में छोटे छोटे गलतियां होती है, जहां नहीं ध्यान देता और वो छूट जाता है। ऐसे चीजों को जब तक आप टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक हो नहीं पाएगा। इसीलिए तो हमारा फ्रीस्टाइल क्लास बना हुआ कि आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए, आप उसका प्रैक्टिस करिए और दमदार प्रैक्टिस करिए, सिलेक्शन आप ही का है। आ जाइए, बोल रहा है कि यहां कहां नहीं होता, मैक्सिको, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में नहीं होता भैया, ये कहां नहीं होता, न्यूजीलैंड में। यहां पे मौसम ठीक है, अच्छा खासा है। यहां की जो मौसम चेंज होता है, यहां पे क्या है कि यहां पे जो जलवायु है, यहाँ का जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण, गर्म जलवायु होने के कारण यहाँ पे हमेशा जो कृषि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे बदलता रहता है। लेकिन न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक खनन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया कि एक खनन क्षेत्र है जिसको एक माइनिंग टाउन के नाम से जाना जाता है, विश्व में बड़ा प्रसिद्ध है। जैसे पिट्सबर्ग, नहीं ये भी नहीं है। ब्रोकन हिल, हाँ ये है, लेकिन विपिन ये नहीं है, और बगदाद भी नहीं है। ये ब्रोकन हिल जो है, इस ब्रोकन हिल को देखा जाए तो ये एक खनन क्षेत्र के मामले में, खनन शहर के मामले में बड़ा प्रसिद्ध शहर है विश्व में पूरे। फिर आता है वह भूमि जिसपे फसलें बोई जाती। 14 नंबर क्वेश्चन आ गया कि वह भूमि जिसपे फसलें बोई जाती है, और दूसरा बोल रहा काटी जाती है।
तो ऐसे द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ द लैंड विच क्रॉप्स आर सोन और हार्वेस्ट, जहां पे सोन और हार्वेस्ट की बात कर रहा है, ऐसे भूमि होती है जहां पे फसलें उगाई जाती है, उसके बाद उसको काट लिया जाता है, तो उन फसलों को हम क्या बोलेंगे? शुद्ध बोया गया क्षेत्र, या वर्तमान परती क्षेत्र, या बंजर भूमि, या चारागाह भूमि। अगर बात करें वर्तमान परती की बात करें, ऐसे क्षेत्र का बात करता है, ऐसे लैंड की बात करता है ये, जो कि 2 से 3 साल तक जिसपे किसी प्रकार की कोई खेती ना की गई हो, खेती न हुई हो। ठीक, ये बोल रहा है बंजर भूमि, जहां किसी प्रकार का कोई फसल ही ना उगता हो। फिर बोल रहा है चारागाह भूमि, ग्रेजिंग लैंड, यहाँ पे केवल घास के मैदान वगैरह होंगे और इसको बस खाली ऐसे परती छोड़ दिया जाता है जिसपे केवल जानवर वगैरह खाते पीते रहते हैं। तो यहां जो आएगा इसका आंसर वो होगा शुद्ध बोया गया क्षेत्र। नेट सोन एरिया ही है जो बताता है कि जहां पे फसलें बोई और काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ने टिप्पणी किया है कि किसी कोई व्यक्ति इसमें से, जैसे जेबी कृषि, फिर इसका राल्फ इमर्सन है, अमर्त्य सेन है, अब्दुल कलाम है, इन लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने इस पे टिप्पणी किया है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर या तो बहुत कम लोग हैं या तो बहुत अधिक लोग हैं। बोल रहा है कि एशिया हैज मेनी प्लेसेस वेयर पीपुल आर फ्यू एंड द फ्यू प्लेसेस वेयर द पीपुल आर वेरी मेनी। बोल रहा है कि कहीं पे पीपल्स की जो संख्या है वो बहुत ही कम है, या फिर कहीं पे बहुत ही मतलब जैसे पीपल्स है लेकिन वो एरिया बहुत कम हो जा रहा है। ऐसे चीजों में अगर किसी ने वक्त दिया है तो है यहाँ पे जीवी कृषि। जीवी कृषि ने इस पे टिप्पणी किया है कि एशिया के बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग हैं। जैसे कहने का था कि एक गांव है, एक शहर है, ठीक, इस गांव में अधिक स्थान है लेकिन लोग घर दूर दूर है। इस शहर में छोटा सा स्थान है लेकिन लोग बहुत पास पास है। इस बात पे टिप्पणी करने वाले जो है वो है जीवी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित विशेषताओं का कालानुक्रमिक क्रम में लिखिए। बोल रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि किस हिसाब से हो सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या हो सकता है कि एक समय पे मतलब जनसंख्या आगे टिकेगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर उस पर धीरे धीरे उस पर कंट्रोल किया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्लोरोनाइजेशन ऑर्डर। बोल रहा है कि जनसंख्या विस्फोट की अवधि, पहला बोला है द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फिर दूसरा बोला वृद्धि दर हालांकि उच्च रही लेकिन धीरे धीरे धीमी होने लगी, द ग्रोथ रेट थ्रू रिमेन्ड हाई बट द स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली। फिर बोला है जनसंख्या वृद्धि का स्थिर चरण, स्टेशनरी फेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। फिर बोल रहा है स्थिर जनसंख्या वृद्धि, स्टेडी द पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए बोल रहा है कि मैंने आपको क्या बताया कि एक समय पे जनसंख्या क्या होगा कि रुका होगा, वहां से जनसंख्या बढ़ेगा, बढ़ने के बाद बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर क्या होगा उस पर धीरे धीरे कंट्रोल किया जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि पहला हमारा जो बनता है ये बन रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का स्थिर चरण। पहले तो जनसंख्या क्या होगा वह रुका होगा, जैसे कि जनसंख्या रुका होगा, तो फिर इसके बाद बोले कि पहला ये ऑप्शन बनता है कि पहला ये रुका है, फिर बोले कि स्थिर जनसंख्या में वृद्धि आएगी। मतलब जो जनसंख्या है, जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि आपकी फैमिली है, आज आपकी शादी उदी नहीं हुई, आप रुके हुए हो, जब आपकी शादी ब्याह हो जाएगा तो उसके बाद जो बाल बच्चे होंगे उन बच्चों के बाद आपके घर में एक बढ़ोतरी होगा ना। तो वही बातें आप बोल रहे हैं कि स्थिर जनसंख्या वृद्धि में क्या हुआ, बढ़ गया। तो ये आ गया दूसरे नंबर पे। फिर बोला कि हालांकि आपके घर में पहले बहुत कम लोग थे, 2-4 लोगों की फैमिली थी, लेकिन आपके बहुत सारे बच्चे हो गए, तब क्या हो गया कि जनसंख्या में बहुत ज्यादा क्या हो गई, वृद्धि आ गई। मतलब वो जनसंख्या विस्फोट करने लगी, जहां पे कि आपके अब खाने के लिए लालन पड़ने लगा, बच्चे इतने हो गए कि खा इतना ज्यादा रहे कि आप कमा ही नहीं पा रहे हो उतना। तो यहां पे आ गया कि ये हो गया जनसंख्या विस्फोट की अवधि, ये तीसरे नंबर पे। और ये जनसंख्या विस्फोट होता क्या है, जनसंख्या किसी देश के लिए बहुत ज्यादा होना उसके लिए लाभदायक भी हो सकता है और घाटे के लिए भी हो सकता है। ज्यादातर कंडीशन में घाटा होता है, लेकिन अगर जनसंख्या के साथ साथ वहां के लोग स्किल्ड हो, एजुकेटेड हो और स्वस्थ हो, तो उस देश के लिए वो जनसंख्या बड़ा काम की चीज है। जैसे आप चाइना के लिए देख लो, वहां थोड़ा सा वहां की शासन वहां का बहुत टाइट होने के कारण उनसे ज्यादा काम कराता है,
जिस कारण से वहां की जनसंख्या विस्फोट भी उनके लिए लाभदायक हो गया। ये तीसरे नंबर पे आ गया। फिर बोले कि वृद्धि दर हालांकि उच्च रही, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगा नहीं कि अब भाई अब कंट्रोल करना चाहिए, अब इतना ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ये आ गया चौथे नंबर पे। पहला कौन है हमारे यहाँ? सी, ए बी सी डी डी सी। हाँ, पहला यहाँ पे सी दिया गया तो ऑप्शन 3 सी दिया गया, फिर डी दिया गया, फिर ए दिया गया, फिर बी दिया गया। ये ऑप्शन 3 क्या है? इसमें सही ऑप्शन है। 17 नंबर को बोल रहा है कि सूची 1 को मैच द कॉलम है, इसमें बोल रहा है लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 को मैच करना है। पहला बोल रहा है अनुपचारित अपशिष्ट, धुंध, चमड़ा उद्योग, दूषित जल, इनसे होने वाले घटनाएं क्या क्या है? जैसे पहले में दिया गया कि वायुमंडलीय प्रदूषण, जल प्रदूषण, हेपेटाइटिस और विषाक्त बायोगैस की बात किया गया। तो इसमें देखते हैं कि होता क्या है। अनुपचारित अपशिष्ट से विषाक्त बायोगैस निकलेगा, यानी कि पहला जो जाएगा चौथे के साथ जाएगा। धुंध जो होगा वो आपका किसको बढ़ावा देगा? धुंध 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 भैया वायुमंडलीय प्रदूषण को बढ़ावा देगा। चमड़ा उद्योग जो होगा ये जल में प्रदूषण फैलाएगा और दूषित जल से हेपेटाइटिस की बीमारी होती है। चमड़ा उद्योग में क्या होता है कि उस चमड़े को साफ करने के लिए पानी का प्रयोग करेंगे और उसमें पानी कई प्रकार के केमिकलों के साथ फैक्ट्रियों में मिलेगा और वही फैक्ट्रियों से निकल करके किसी एक धारा में जाकर के, नदियों के धारा में जाकर मिलने लगेगा और उसको क्या कर देगा? दूषित कर देगा। इसलिए यहां बोला कि चमड़ा उद्योग जो दूषित जल को प्रभावित करता है। फिर दूषित जल से क्या होगा? इस दूषित जल से हेपेटाइटिस नाम की एक बीमारी होती है, जिसके लिए आपको आपके गांव, आपके शहर वगैरह में सरकारी अस्पतालों में सुई वगैरह लगाई जाती है ताकि उससे आप बचे रहिए। हेपेटाइटिस की सुई सभी को लगवाना चाहिए ताकि उससे बचे रहिए। वो 3 चरणों में लगता है हेपेटाइटिस की सुई, अलग अलग समय पर। तो आइए देखते हैं। पहला दिया गया अनुपचारित अपशिष्ट जो है कि वह विषाक्त बायोगैस के बारे में बात करता है। ए मिला चौथे के साथ, तो ए में चौथा कौन सा? ये दूसरा नंबर पे, ए पे 4 आ गया। फिर बोल रहा है धुंध मिलता है हमारा वायुमंडलीय प्रदूषण के साथ, बी में पहला, तो यहां नहीं हो पाएगा, बी का ये तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। यहां पर देखते ए में चौथा मिला, बी में 1 मिला। फिर बोल रहा है चमड़ा उद्योग जो है, चमड़ा उद्योग से क्या हुआ? जल प्रदूषण हो गया, तो सी का दूसरा हो गया। दूषित जल से क्या हो गया कि दूषित जल से हमें हेपेटाइटिस हो गया, यानी कि डी का तीसरा। तो ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, एक बार फिर से आप देख लेना कि यहां पे अनुपचारिक अपशिष्ट से विषाक्त बायोगैस निकलता है। अनुपचारिक अपशिष्ट है क्या कि कई प्रकार के कचड़ों को ले जाकर के एक जगह आप फेंक दो तो वहां पे कई प्रकार के आपको दूषित गैस वगैरह मिलते हैं, उन चीजों से आपको विषाक्त बायोगैस वहां क्रिएट होता है जिससे हेल्थ इशू होने लगता है। फिर बोल रहे धुंध, धुंध यानी कि धुआं वगैरह से आपका जो यहाँ मिलता है वो मिलता है वायुमंडलीय प्रदूषण। धुआं वगैरह आपके यहाँ निकलता है, जैसे गैस वगैरह जलाते हो, वाहन किसी प्रकार का व्हीकल यूज करे तो उस व्हीकल के पीछे के साइड से आप देखोगे तो धुएं ब्लैक ब्लैक निकलते, वह भी इसके वायुमंडल के प्रदूषण में कारक होते हैं। चमड़ा उद्योग की बात किया जाए, जो चमड़ा उद्योग होता है हमारे यहाँ, चमड़ा उद्योग से जल प्रदूषण बहुत तेजी से फैलता है क्योंकि वहां पे दूषित जल क्या होता है? नदियों में प्रवाह कर दिया जाता है। फिर उसके बाद दूषित जल से कोई बीमारी होती है तो वो होता है हेपेटाइटिस नाम का एक बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 तक तो हम लोग पहुंच गए, 17 क्वेश्चन कंप्लीट के लिए, लेकिन आप लोगों ने अभी तक उसको खाली छोड़ा रखा है, यानी कि आप सब्सक्रिप्शन बॉक्स पे जाके सब्सक्राइब करिए चैनल को। दूसरा, आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कि पढ़ाया कैसा जा रहा है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके भाई रिव्यू दीजिए, ताकि आगे के जो क्लासेस है उसमें आपके अकॉर्डिंग क्लासेस है कि ज्यादा इसको डीपली ले जाया जाए या कम सही चल रहा है क्लासेस, इस पे आप रिव्यू जरूर करिए। धन्यवाद। आइए, भिलाई इस्पात संयंत्र में अगर बात किया जाए कि भिलाई एक जगह है जहां पे संयंत्र में लौ अयस्क आता है, तो भिलाई में यहां पे क्या होता है कि आयरन प्लांट है, यहाँ पे स्टील आयरन प्लांट है। यहाँ पर क्या होता है कि आयरन ओर्स को लाया जाता है और यहाँ से स्टील बनाने का काम किया जाता है। जैसे भिलाई हो गया, फिर यहाँ पे रापटगंज के आसपास में भी हमारे यहाँ होता है। ठीक है, इस तरीके से कहाँ है? झरिया नहीं, भिलाई से झरिया में नहीं आता। केमान गुड्डी यहां से भी नहीं आता। हाँ, उल्ली राजहारा से। ठीक है, ये उल्ली नहीं भैया, ये दिल्ली होता है, दल्ली राजहारा नाम का एक जगह है जहां से ये चीजें यहाँ पे भिलाई इस्पात संयंत्र में आयरन ओर्स को लाया जाता है। ये आयरन ओर्स जो होते हैं यहां से आते हैं।
ये जो जगह है ये आपका झारखंड में पड़ता है, सॉरी छत्तीसगढ़ में जगह पड़ता है, ये छत्तीसगढ़ का पार्ट है। फिर वायु परिवहन के बारे में अगर बात किया जाए कि वायु परिवहन के बारे में पहचान करना, बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको 4 बातें दिया गया होगा, जिसमें से बोलेगा कि आप सही बातों को बताइए और गलत बातों को छोड़ दीजिए। यहां पे देखते पहला क्या है, पहला बोल रहा है इट हैज द एडवांटेज ऑफ टेकिंग द लीस्ट टाइम फॉर कैरिंग एंड हैंडलिंग हाई वैल्यू और प्रेसेबल गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। बोल रहा है कि इसका लाभ यह है कि यह परिवहन में कम से कम समय लेता है और लंबी दूरी पर उच्च मूल्य पर जल्दी खराब होने वाले सामानों को संभालता है और पहुंचा देता है। बात तो सही बोल रहा है कि हम किसी चीज को, आप बहुत सारे ओटीटी देखते हो, उसमें एक महिला आती है बोलती है कि उस ओटीटी में कि मैं भाई यहां से मिठाई खाने के लिए दुबई चली जाती हूँ, ठीक है भाई, तो वो किसका प्रयोग करके जाएंगे भाई? उनके लिए तो दुबई से तो भाई वहां का जहाज तो आएगा नहीं। दुबई का जहाज कौन सा है भाई? बोले अगर कि जैसे राजस्थान वगैरह में वहां के जहाज किसको बोला जाता है? रेगिस्तान का ऊंट। तो ऊंट तो वहां से आएगा नहीं, तो उनके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? एरोप्लेन का प्रयोग किया जाएगा, यानी एयर ट्रांसपोर्ट का बात करेगा। फिर दूसरा बोल रहा है यह भारी वस्तुओं को ले जाने के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। इट इज ए हाईली सुटेबल फॉर कैरिंग अ बल्किंग कमोडिटीज। क्या आप बताओ यहां से, ठीक है मैं मानता हूं भारी चीजों को लाने के लिए, क्या वो अपने से भी भारी लेकर क्या करना? नहीं, तो इसके लिए ज्यादा प्रेफरेबल होगा वाटर ट्रांसपोर्ट, इसके लिए वाटर ट्रांसपोर्ट ज्यादा अच्छा होगा। तो ये बी वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। सी वाला बोल रहा है यह भारी माल के परिवहन बहुत सस्ता तरीका है। क्या एरोप्लेन का जो किराया है वो पानी के जहाज से ज्यादा सस्ता है क्या? नहीं, इसका जो वैल्यू है वो चीप नहीं है भैया, चीप मोड नहीं है ये भाई। कह सकते हो कि भाई हाई मोड है, हाई प्राइसिंग है, इसको बोल सकते हो कॉस्टली, आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है एरोप्लेन से किसी चीज को लाना ले जाना, क्योंकि आप भी सफर कर रहे हो तो आप जो रेलवे और बसेज वगैरह और नाव वगैरह का प्रयोग करते हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग में हमारा जो ये एयर ट्रांसपोर्ट होता है वो काफी हाई होता है। फिर इसके बाद बोल रहा है यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरनेशनल ट्रेड। बात सही है भाई, हमें विश्व से व्यापार करना है तो हमें वहां जल्दी किसी मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा। उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जो कि फिजिकली मीटिंग है, वर्चुअली तो भाई हम कांटेक्ट तो कर ले रहे हैं आपसे, जैसे मैं वर्चुअली आपको पढ़ा ले रहा हूँ, फिजिकली पढ़ाना होगा तो आपको हमारे यहाँ आना पड़ेगा वाराणसी। वाराणसी के लिए आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस तरीके से हमारे अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तो एयर ट्रांसपोर्ट है, यानी कि ऑप्शन ए और डी एकदम सही बात है। किसमें? ऑप्शन ये पहले वाले ऑप्शन में मिल गया कि ए और डी जो है एकदम करेक्ट बात है, बाकी सारे क्या हो गए? गलत हो गए इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित रेलवे ट्रैक में सबसे ऊंचा रेलवे ट्रैक कौन सा? बोल रहा है इज द हाईएस्ट रेलवे ट्रैक अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रैक्स। इन सभी में से सबसे ऊंचा ट्रैक कौन सा? ट्रांस साइबेरियन नहीं, साइबेरिया में पाया जाता है, ये यहां का नहीं है। कालका से शिमला, कालका से शिमला एक बहुत अच्छा ट्रेन यहां से चलता है जिसको आप टॉय ट्रेन बोलते हो, कालका से शिमला के लिए जाता है। आप उस पर कभी अगर मौका मिले तो सफर जरूर करिएगा, ताकि आप वहां की प्राकृतिक चीजों को देख पाओगे, वहां के झरने को, प्राकृतिक चीजों का अगर मजा लेना है तो आप कालका से शिमला जाओ। और इस टाइम दिसंबर के महीने वगैरह, जनवरी के महीने में वहां पे जाते हो तो आपको बर्फबारी वगैरह भी देखने को अच्छा खासा मिलता है, जहां पे आप लोग प्रकृति से जुड़ने का एक मौका पाओगे। फिर इसके बाद बोल रहा है पेरुवियन रेलवे, ये भी नहीं, ये भी नहीं। बोल रहा है कि सीनिंग से लहासा, हाँ ये है तिब्बतियन ट्रेन का एक पार्ट है, तिब्बतियन रेलवे का एक पार्ट है सीनिंग से लहासा। ये कहां पर है? तिब्बत, तिब्बत में। इस तिब्बत वाले इलाके में सीनिंग से लहासा जो इलाका दिया गया है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल 4 सही, जो कि सबसे निम्नलिखित इन सब में सबसे ऊंचा रेलवे ट्रैक बताया गया है। फिर बोल रहा है सही कथनों की पहचान करे। बोल रहा है द न्यूएस्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। बोल रहा है कि द न्यू ट्रेंड ऑफ पीपुल मूविंग अवे फ्रॉम द congested urban area to cleaner areas outside the city is called the suburbanization। बात सही बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि जब लोग भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों से निकल करके गांव के क्षेत्रों की ओर मूव करते हैं और वहां पे जाकर बसना शुरू कर देते हैं तो उसको बोलते हैं सब अर्बनाइजेशन, या फिर उसको बोलते हैं कि उप शहरीकरण के नाम से
जाना जाता है। जैसे आप एक शहर के निवासी हो, आप वहां से निकल करके गांव में जा रहे हो, तो आपके अंदर वो क्वालिटी है शहर वाली, रहन सहन पहनावा वेशभूषा क्वालिटी आपका कैसा है, आपका शहर का है। तो अपना घर द्वार भी कैसा बनाओगे, घरों बार ये सब कारोबार वगैरह शहर के अकॉर्डिंग वहां स्थापित करना चाहोगे, तो उसको एक छोटा शहर के रूप में क्यों ना देखा जाए, तो उसी को बोला गया उप शहरीकरण। धीरे धीरे आपके गांवों वगैरह में जो जमीनें वगैरह वो धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म हो रही, खेती की जमीनें खत्म होने के बाद वहां घर बन रहे, घर धीरे धीरे उसको किस रूप में ला देगा, उप शहरीकरण में ला दिया। फिर बोल रहा है कन्वर्जेंसेस ऑफ सेवरल रोड्स रिजल्ट्स इनटू सर्कुलर पाथ ऑफ सेटलमेंट। बोल रहा है कि कई सड़कों के अभिसरण के परिणाम स्वरूप बस्तियों में वृत्ताकार पैटर्न बन जाता है। बोल रहा है कि कोई एरिया है, इसके आसपास से बहुत सारे सड़क जा रहे हैं, तो उसको एक सर्कल में, एक गांव का सर्कल बना दे। भाई ऐसा नहीं, मेरा गांव तो ऐसा भी है, मेरे गांव का जो नक्शा वो इस तरीके से है, सर्कल तो नहीं बना। ये वाली बात एकदम गलत हो जाती है। फिर इसके हाँ सी यहां पे, सिडनी वॉज द प्लांटेड एज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सिडनी जो है, सिडनी वॉज द प्लांट एज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 1912। बोल रहे कि 1912 में जो सिडनी को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के रूप में योजना बंद किया गया था। नहीं, ये भी बात गलत है। बोल रहे कि लंदन दुनिया का पहला शहर है जिसकी जनसंख्या 10 लाख के आंकड़े के तक पहुंच गई थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कि लंदन में जब अर्बनाइजेशन होना चालू हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो गया था, तो वहां पे रोजगार के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे थे, तो वो लंदन में पहले जा रहे थे, ठीक। और इस लंदन में पहुंचने के कारण वहां की जनसंख्या सबसे पहले पूरे विश्व में 10 लाख की जनसंख्या जो थी वो आंकड़े क्रॉस कर गई थी। बोला लंदन वॉज द फर्स्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड रीच द मिलियन मार्क, ठीक, 1 मिलियन यहां के आंकड़े पहुंच गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, और इसमें पिछले वाले में ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोनों कौन सा हुआ, ए और डी ऑप्शन। तो किसमें पहले में ए एंड बी ओनली गलत है, बी एंड सी ओनली गलत है, सी एंड डी ओनली, हाँ ऑप्शन 4 यहां दिया गया, ए और ए एंड डी ओनली। पहला और चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 22। क्षेत्रीय रूप से केंद्रित आत्मनिर्भर और अत्यधिक विशिष्टा प्रौद्योगिकी उद्योगों को कहा जाता है। बोल रहा है रीजनली कंसंट्रेटेड सेल्फ सब्सटेंस एंड हाईली स्पेशलाइज्ड हाईटेक इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड। बोल रहा है कि हाईटेक इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड, किसको कहता है हाईटेक इंडस्ट्री को, ये बोल रहा है टेक्नोलॉजी, फिर बोल रहा है फूड लूज इंडस्ट्रीज, फिर बोल रहा है हैवी इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर। भाई अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, तो यहां पे क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बाकी इसके अलावा जो ऑप्शन है ये सभी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हैवी इंडस्ट्री जहां पे बहुत बड़े बड़े चीजों का कार निर्माण वगैरह इन चीजों का निर्माण किया जाता है उनको बोलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, पब्लिक सेक्टर उद्योग जिसमें आपके जैसे भेल वगैरह आते हैं, ये सारी चीजें। फिर बोल रहा है कोलकाता, सहारनपुर, सतना के उदाहरण है। बोल रहा है कि कोलकाता, सहारनपुर एंड सतना आर एग्जांपल ऑफ, ये किस क्षेत्र के उदाहरण बोल रहा है, बोल रहा है कि गैरिशियन शहर के रूप में माना जाता है, कि वाणिज्य शहर के रूप में माना जाता है, कि प्रशासनिक शहर के रूप में माना जाता है, कि खनन शहर के रूप में माना जाता है। अगर इनकी बात किया जाए, कोलकाता जो है एक, भाई अगर देखा जाए ये एक, तुम देखोगे तो भाई ये बिजनेस वाला है, ये व्यापारिक भाई शहर, ये कैसा शहर है, व्यापारिक शहर है। अगर कोलकाता को आप देखोगे तो ये व्यापारिक शहर के रूप में आता है, यहां से व्यापार वगैरह होता है क्योंकि कोलकाता के आसपास में पोर्ट है इसलिए। फिर बोल रहे सहारनपुर, सहारनपुर जो है, ये सहारनपुर जो आपका है ये किसके लिए फेमस है, लकड़ी की वस्तुएं, लकड़ी की वस्तु यहां पे मिलता है, वुडन चीजें, ठीक है, वुडन गुड्स यहां पे पाए जाते हैं। किसकी वस्तुएं पाई जाती है यहाँ पे, वुडन गुड्स पाए जाते हैं। ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर सतना, सतना इज फेमस फॉर द सीमेंट फैक्ट्रीज, सतना इज फेमस फॉर द सीमेंट फैक्ट्रीज, यहां पे सीमेंट के व्यापार के लिए जाना जाता है, सीमेंट इंडस्ट्रीज यहां पे बहुत ज्यादा पाई जाती है सतना में। क्लियर भाई, तो किस प्रकार का व्यापारिक शहर है, यहाँ पे वुडन गुड्स का व्यापार होता है या सीमेंट का व्यापार होता है, तो ये मिला जुला करके अगर इसमें ऑप्शन आ जाए
तो ये वाणिज्य शहर के रूप में आते हैं, कॉमर्शियल टाउन के बात करते हैं ये सभी। ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाना चाहेंगे। आप किसके साथ जाना चाहेंगे? आप भी कमेंट करते रहिए हमारे वीडियो पे, ताकि हमें आपका रिव्यू मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 क्वेश्चन बोल रहा है, स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड मार्शियन थ्योरी टू एक्सप्लेन द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी। बोल रहा है कि एक्सप्लेन कर रहा है किसको? बेसिक कॉज में किसकी बातें कर रहा है? पॉवर्टी, गरीबी और सोशल इनइक्वालिटी, समाज में गरीबी और असमानताओं को दिखाता है। वो कैसा चीज है? इनके मतलब मार्शियन का एक थ्योरी है, उसने अपने थ्योरी में बताया है कि जहां समाज में गरीबी होगा, या तो कोई अमीर होगा या तो कोई गरीब होगा, समाज में इनइक्वालिटी होगा, जब ये चीजें अगर आती समाज में, तो वहां पे किस प्रकार की विचारधाराओं की बात आती है, वहां किस प्रकार की थॉट आएगी। तो वहां एक थॉट आती है क्षेत्रीय विविधीकरण, एरिया डिफरेंशिएशन, नहीं इसकी बात नहीं करता है। कट्टरपंथी, रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल थॉट आएगा, क्योंकि देखो जहां गरीबी होगा, असमानताएं होंगी समाज में, वहां कल्याण की भावना कभी नहीं आएगी। व्यवहारिक भावना तो भाई बिहेवियरल तो कभी हो ही नहीं सकता कि भाई एक अमीर एक गरीब से बहुत अच्छे से बात करे। हाँ, एक कर सकता है, लेकिन सब नहीं कर पाते हैं। सामाजिक असमानता है, जो जात पात में हम बढ़ते चले गए, वहां पर भी हमें बहुत सारी चीजें, भारत के आजाद होने के बाद भी हम ऐसी चीजों का सामना करते हैं समाज के कई क्षेत्रों में, देश के कई क्षेत्रों में। तो इसके लिए कट्टरपंथी विचारधारा लोगों के अंदर आता है। ये हमारा आपके साथ सफर रहा। ये लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, आती देखते हैं। दौराला में मेरठ के निकट पारिस्थितिकी संकट का कारण क्या था? अगर बात किया जाए दौराला में, अगर मेरठ जो फेस कर रहा है इकोलॉजिकल कृषि किसके द्वारा कर रहा है, तो बोलता है कि अत्यधिक सिंचाई के कारण लवणीकरण, बोल रहा है कि सैनिटाइजेशन बाय द ओवर इरिगेशन, फिर बोला भारी धातुओं का भूजल संदूषण, ग्राउंड वाटर कंटेनमेंटेशन विथ हैवी मेटल, फिर बोल रहा है वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण उत्पन्न धुंध, बोल रहा है कि स्मोक कास्ट बाय द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, फिर बोल रहा है हिंडन हवाई अड्डे से ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन फ्रॉम द हिंडन एयरपोर्ट। ये बात गलत है कि भाई एयरपोर्ट पे जो जहाजें चल रही उनसे बहुत ज्यादा आपके यहाँ जो आवाजें आ रही है आपके घरों तक आ रही है। ये नॉइज पॉल्यूशन तो यहाँ नहीं है, इसके चीजों का पारिस्थितिक संकट का कारण। पारिस्थितिक मतलब इकोलॉजिकल किसमें चीजें ये क्राइसिस फेस कर रहा है, इकोलॉजिकल में क्या, पारिस्थितिकी तंत्र में यहाँ पे, कि मतलब वहां पे जो नदी नाले झील झरने लोग हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे वगैरह, उनपे किस प्रकार का प्रभाव किससे पड़ रहा है। तो यहाँ के धुंध से भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि पेड़ पौधे होंगे तो धुंध उतना होगा नहीं। फिर आते भारी धातुओं के भूजल संदूषण से, बोल रहा है कि ग्राउंड वाटर से यहां से हैवी मेटल्स निकाले जाते हैं, उनके कारण यहां पर ये समस्या आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने यहां तक पीवाईक्यू देखा। ये पीवाईक्यू जो था ये 2023 का था। हम कल मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन का पीवाईक्यू होगा वो हमारे पास होगा 2024 का। ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए आप खेलते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।